अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 दैट इज़ सेल साइकिल। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नोट्स हैं यहाँ से अब स्क्रीनशॉट लेने की नीड नहीं है। फेसबुक पर मैंने अपना पेज इसी चैनल के नाम से बनाया है दैट इज़ स्टडी विद मी। वहाँ से आप नोट्स जो हैं उनके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिए हैं नोट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेल साइकिल, देखिए ये जो चैप्टर है सेल साइकिल, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सेल जो होता है उससे दूसरा सेल कैसे बनता है। इन शेप्स पर नहीं जाइएगा, मैं बहुत ही अच्छी पेंटर हूँ, इनसे आपको लग ही रहा है। असल में जो चीज़ मैंने बनाना चाहिए है वो ये है, ठीक है ना। तो आप देख लें इसको मैंने कितना खूबसूरत तरीके से बनाया है। खैर अब स्टार्ट करते हैं। सेल जो होता है वो जब डिवाइड होता है तो उससे दो या दो से ज़्यादा चार सेल बन सकते हैं। तो किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या होता है उन स्टेप्स में, तो एक पूरी साइकिल होती है उसमें पता चलता है। अब जब हम ये सेल साइकिल पढ़ेंगे तो बार बार एक वर्ड यूज़ हो रहा होगा कि क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, क्रोमोसोम ये होते हैं। अब क्या होगा, ये जो वर्ड आप यूज़ करोगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रोमा का वर्ड जो है दैट मीन्स कलर एंड सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलर्ड बॉडी। इसको सबसे पहले वेल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में डिस्कवर किया था। जब वो सैलमेंडर पर के सेल्स पे वर्क कर रहे थे तो उसको जब एक ड्रग के सेल्स को ना पार्किंसन एलाइन के ड्रग से जब ट्रीट किया तो देखा कि बाकी सब इतने फेड कलर के ऑर्गेनील्स नज़र आ रहे थे, लेकिन एक ऑर्गेनील था जो कलर्ड नज़र आ रहा था, दैट वाज क्रोमोसोम। लेकिन वो ड्रग्स की वजह से नज़र आ रहा था, एक्चुअली क्रोमोसोम जो है उसका कोई कलर नहीं होता, इट्स कलरलेस। दैट्स वाई जो क्रोमोसोम का वर्ड है दैट इज़ मिसनोमर, गलत लफ्ज़ है, लेकिन फिर भी हम इसको क्रोमोसोम ही पढ़ेंगे। ओके, नाउ क्रोमोसोम की डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए सेल जब डिवाइड नहीं होता तो सेल के न्यूक्लियस में, मैंने आपको इसके प्रीवियस चैप्टर सेल में पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के अंदर ना नेटवर्क बना हुआ होता है इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो न्यूक्लियोसोम से बना हुआ होता है। अब जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है ना तो सेल डिवीजन से पहले अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। जब अपने आप को तैयार करता है ना तो ये जो धागा है ये अपने आप को फोल्ड करना स्टार्ट करता है इस तरीके से फोल्डिंग होते होते ये शेप बन जाती है। ये सारे फोल्ड्स बने हुए एक्चुअली, ये फोल्ड होते होते इस तरीके की शेप बन जाती है। अब इस शेप को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या हुई, इट्स अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे ये चीज़ अपीयर होगी। ओके, इस पर हेरिडिटरी यूनिट्स लगे हुए होते हैं, पूरे क्रोमोसोम पर हेरिडिटरी यूनिट्स लगे हुए होते हैं जो कि नज़र नहीं आ सकते, और उन यूनिट्स को हम कहते हैं जीन। सो जीन इज़ द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ DNA और क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है वो दो चीज़ों का बना हुआ है, एक है DNA, दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हमें नेटवर्क नज़र आ रहा है ना ये सारा DNA होता है, और इस पर गिरती है हिस्टोन प्रोटीन, तो उस हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड में ये धागे की तरह ना बिल्कुल फोल्ड हो जाएगा। फिर दूसरी प्रोटीन के नीचे इस तरीके से फोल्डिंग होते 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 ये वाली शेप बनेगी लास्ट में। ओके, अब आते हैं इसके टाइप्स पर। टाइप्स से पहले आप इसके स्ट्रक्चर को दोबारा एक दफ़ा देख लें। ये है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये जो इसकी आर्म्स हैं, इन आर्म्स, दोनों आर्म्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये बिल्कुल एक जैसी होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, मॉर्फोलॉजिकली हो ना हो, लेकिन ये जेनेटिकली जो है ना वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऊपर वाली ये जो आर्म है इसको हम पी आर्म कह रहे हैं, इसको हम क्यू आर्म कह रहे हैं, और ये दोनों आर्म जिस पॉइंट पर एक दूसरे से अटैच हुई हुई हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी 4 टाइप्स हैं, इसको देखते हैं। जब क्रोमोसोम की ये जो आर्म्स हैं वो साइज में इक्वल हो तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। जब अनइक्वल आर्म्स हो तो उसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। जब आर्म्स जो है वो अनइक्वल हो लेकिन इस तरीके से कि वन आर्म वेरी शॉर्ट हो, ये देखें ये जो आर्म है वेरी शॉर्ट और बहुत ही बुरी बनी हुई है, और ये जो आर्म है ये वेरी लॉन्ग है। तो इस तरीके की जो अरेंजमेंट है उसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, या फिर इसका एक और नाम है दैट इज सब टीलोसेंट्रिक। ठीक लास्ट में जो शेप है दैट इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, सेंट्रोमेयर टॉप पे होगा, दोनों आर्म्स जो है वो एक ही साइड पर आ रही हैं। अब हम दूसरी आर्म तो बना नहीं सकते, दूसरी आर्म इसके पीछे है। मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये सेंट्रोमेयर सॉरी ये दोनों क्रोमोसोम की दो आर्म्स हैं, ये इस तरीके से होंगी, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ, इस तरीके से। ठीक,
ऊपर से ये कनेक्ट होंगी, नीचे से दोनों आर्म्स जो होंगी इस तरीके से होंगी. सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टीलोसेंट्रिक. पर सेल साइकिल देखिए, एक सेल डिवाइड होने से लेकर फिर जब दूसरी डिवीजन होती है तो किस तरीके से चेंजेस उस सेल्स में आ रहे होते हैं, उन चेंजेस के सीक्वेंस को हम सेल साइकिल कहते हैं. कि पहले एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, इस तरीके से जब तक सेल डिवाइड नहीं हो जाता उस पूरे साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं. ये सेल्स कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन हमने स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज डिवीजन नहीं होगी, डिवीजन के लिए सेल खुद को प्रिपेयर करता है. एम फेज सेल डिवाइड होना है. ठीक, अब आते हैं इंटरफेज की तरफ कि इंटरफेज में क्या होता है. अगर सेल डिवाइड नहीं होता तो इसमें किस तरीके की तैयारी होती है. तो ये वो सेल डिवीजन का फेज है जहाँ पर जो है सेल खुद को प्रिपेयर करेगा बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन. ये टाइम पीरियड होता है, इसमें सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए की सिंथेसिस होती है. ऐसा होता है कि जब एक सेल नया बना हुआ होता है ना तो क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, ये देखें, ये इस तरीके से होना चाहिए क्रोमोसोम को, लेकिन इसकी सिर्फ एक क्रोमेटिड मौजूद होती है जब एक नया सेल बनता है. अब इसकी डुप्लीकेशन होना लाजमी है क्योंकि क्रोमोसोम को डबल क्रोमेटिड होना लाजमी है क्रोमोसोम के लिए. तो अब जो दूसरी क्रोमेटिड बनती है वो इस फेज में बनती है, दैट इज इंटरफेज. इंटरफेज में इसकी दूसरी क्रोमेटिड बनती है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए. अब होता क्या है कि इंटरफेज में सबसे पहले गैप 1 फेज होता है, G1 फेज, जिसको हम कहते हैं गैप 1. इसमें क्या होगा, सेल ग्रो करेगा साइज में, सेल का साइज बढ़ेगा और डीएनए के जो यूनिट्स होते हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते हैं ताकि डीएनए नया बन सके और मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी बूस्ट हो जाती है. फिर क्या होता है कि G1 फेज के बाद सेल या तो चला जाता है G0 फेज में. G0 फेज जिसको हम कहते हैं G0 फेज, इसमें क्या होगा कि सेल की ग्रोथ जो होगी या सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी. अब ये कुछ दिनों के लिए G0 फेज में जाए या कुछ महीनों के लिए या साल के लिए या फिर कभी जीरो फेज से बाहर ही ना आए, G0 फेज में ही रह जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. लेकिन अगर G0 फेज से वो बाहर आ जाता है तो एस फेज में एंटर होगा या फिर डायरेक्टली भी सेल एस फेज में एंटर हो सकता है. अब एस फेज में क्या होगा, जो यहाँ पर तैयारी हुई थी ना, सेल ग्रो किया था, डीएनए के यूनिट्स एक्यूमुलेट हुए थे. अब यही डीएनए के यूनिट्स जो क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड मौजूद थी अब उसकी डबलिंग करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. ये एस फेज में होगी और एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज. एस का मतलब है यहाँ पर सिंथेसिस. इसके बाद स्टार्ट होता है G2 फेज. G2 फेज को हम कहते हैं प्री माइटोटिक फेज. इसमें भी सेल की ग्रोथ ही होगी, सेल के ऑर्गेनील्स रेप्लिकेट होंगे और जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसमें भी इन्हांस्ड हो जाती हैं. इसके बाद इंटरफेज जैसे ही कंप्लीट हुआ अब स्टार्ट होता है माइटोसिस. माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन देखो, सेल या तो डिवाइड होकर 2 सेल्स में डिवाइड होता है या तो फिर से एक सेल से 4 सेल बनते हैं. तो वो डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल यानी जो डिवाइड हो रहा है उससे 2 डॉटर सेल्स बने तो ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस. और माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल के अंदर होंगे वही डॉटर सेल के अंदर आएंगे. अगर जो पेरेंट सेल है उसमें 2 क्रोमोसोम थे तो जो डॉटर सेल्स 2 बनेंगे ना तो उसमें भी 2 क्रोमोसोम आएंगे, भले क्रोमेटिड्स आ रहे हैं लेकिन आप काउंट करो ये 2 ही आएंगे. तो जिस तरीके से पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद थी वही डॉटर सेल्स के अंदर बनी है. डॉटर सेल्स हम जो नए सेल बने उनको कह रहे हैं. तो अगर क्रोमोसोम की तादाद जो है वो सेम है तो ऐसी डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं. माइटोसिस में क्या होता है, सबसे पहले होती है कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है. साइटोकाइनेसिस यानी फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. जो कैरियोकाइनेसिस है वो 4 स्टेप्स में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ये सेल जब डिवाइड हो रहा होता है तो अपने अंदर लिख नहीं रहा होता कि ये मेरे अंदर प्रोफेज हो रहा है, मेरे अंदर मेटाफेज हो रहा है. ये असल में साइंटिस्ट ने नाम दे दिए हैं उनको अपनी स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए. तो मैं ये डायग्राम से आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से होता है. आप अपनी बुक्स में ये डायग्राम देख लें, कलरफुल बनी हुई है तो यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा. देखें, सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ प्रोफेज. प्रोफेज भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. ठीक, जो अर्ली प्रोफेज है,
अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो सेंट्रोसोम हमने पढ़े थे कि दो सेंट्रियोल आपस में परपेंडिकुलरली रखे हुए होते हैं, तो वहाँ पर सेंट्रोसोम कहते हैं। अब ये सेंट्रोसोम अपने आप को करता है डिवाइड। देखो दो सेंट्रोसोम बने, ये सेंट्रोसोम कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रियोल में। अब इधर जो एक है ये अपनी जगह पर रहेगा, दूसरा जो है वो मूव करके ऑपोजिट पोल की तरफ आएगा। पहला चेंज ये आ रहा है इसके अंदर, जिसमें सेंट्रोसोम जो है वो मूव करके दूसरी साइड पर आएगा। और इस सेंट्रोसोम से ना छोटे छोटे स्पाइंडल्स निकलते हैं, इस तरीके से ना स्पाइंडल्स निकल रहे होते हैं। एक ये चेंज आएगा। दूसरा चेंज ये आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो इस तरीके से बनी हुई होती है, यूँ मैश बना हुआ होता है बिल्कुल एक। अब ये जो नेटवर्क है ये अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर करके साइज़ में शॉर्टर होते होते, ये देखें आप, इसकी कॉइलिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो क्या होता है, कॉइलिंग स्टार्ट होती है अर्ली प्रोफेज में। उसके अलावा अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, वो न्यूक्लियोलस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन लेट प्रोफेज में देखेंगे कि ये गायब हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर स्टार्ट हुआ है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में देखें ये और ज़्यादा मूव करके दूर होता जा रहा है सेंट्रोसोम, और इसमें से स्पाइंडल्स छोटे छोटे से निकल रहे हैं अभी। और ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो रही है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई और क्रोमेटिन नेटवर्क पूरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। देखें ये पूरे क्रोमोसोम बन गया और न्यूक्लियोलस जो है वो गायब हो गया। तो क्या क्या चेंजेस प्रोफेज में आए हैं, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉल हो गई और जो न्यूक्लियोलस था वो गायब हो गया है। क्रोमेटिन नेटवर्क कॉइलिंग करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ है और सेंट्रोसोम डिवाइड होकर अपोजिट पोल्स पर आ रहे हैं और उसमें से स्पाइंडल निकल रहा है। ये होता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद स्टार्ट होगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम 4-5 जो भी होते हैं एक सेल के अंदर, अच्छा स्पीशीज के क्रोमोसोम फिक्स्ड होते हैं, ये याद रखें। जैसे ह्यूमन के अंदर टोटल क्रोमोसोम 46 हैं, यानी कितने पेयर हो गए, 23 पेयर हो गए। ड्रोसोफिला के अंदर 4 जो होते हैं क्रोमोसोम पेयर होते हैं। इस तरीके से हर स्पीशी के अपने क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्पीशी है जिसके 4 क्रोमोसोम है, पेयर हैं, 8 टोटल क्रोमोसोम हो गए और 4 पेयर आ गए। अब देखिए ये जो 4 पेयर हैं, मेटाफेज में क्या होगा कि ये अपने आप को ना एक ही लाइन में ले आएंगे। इस जो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को कहते हैं माइटोटिक अपैरेटस। अब इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम अपने आप को एक ही प्लेन पर ले आए हैं और जो स्पाइंडल निकल रहे थे ना सेंट्रोसोम से, वो स्पाइंडल इनके सेंट्रोमेयर पर आके अटैच हो जाएंगे। सेंट्रोमेयर वो पॉइंट है जहाँ से दो क्रोमेटिड आपस में अटैच हुए हुए हैं। यहाँ पर आके ये स्पाइंडल देखिए अटैच हो गया इसके साथ। इस तरीके से अरेंजमेंट होती है मेटाफेज में। अब स्टार्ट होगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोमेयर खुद को करेगा डिवाइड करने से क्या होगा कि हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं ना, इस तरीके से होता है क्रोमोसोम। अब ये अलग हो जाएंगे, एक यूँ हो जाएगा और दूसरा अलग हो जाएगा इससे। तो ये देखिए इसमें अलग हुए हैं। अलग होने के अलावा ये जो सेंट्रोसोम के सेंट्रोसोम के स्पाइंडल्स थे ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये ऊपर की तरफ एक एक क्रोमेटिड को ऊपर की तरफ ले गए, और यहाँ वाला जो सेंट्रोसोम था उसने जो नीचे के क्रोमोसोम के क्रोमेटिड थे उनको नीचे खींच लिया है। तो आप देखें इसमें सेपरेशन भी हुई है, इसमें सेंट्रोसोम डिवाइड भी हुआ है। फिर लास्ट में होता है टीलोफेज। टीलोफेज में ये क्रोमोसोम कम्प्लीटली अपने अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखें दोबारा बन गई इनके सराउंडिंग में, और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गई है। साइटोकाइनेसिस देखें किस तरीके से हो रही है कि ये पहले जो है ना बिल्कुल ओवल शेप में था, अब यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई है, यानी ये अंदर की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ है। एनिमल सेल है इसीलिए अंदर की तरफ ये होना स्टार्ट हुआ है। एनिमल सेल में क्या होता है, अब ये और ज़्यादा अंदर होते 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 बिल्कुल खुद को यूँ कट करके 2 अलग अलग सेल्स बन गए। अगर ये प्लांट सेल होता तो एक सेल प्लेट इस पर अपीयर होती, वो सेल प्लेट इसको 2 हिस्सों में कट कर देती। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट अपीयर होती है और एनिमल सेल में जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सेल अलग अलग हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोसिस। मियोसिस भी आपको समझाती हूँ, लेकिन मियोसिस का भी दूसरा जो फेज़ होगा वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पर। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस यानी अहमियत क्या है, देखें बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी ग्रो करती है ना,
प्लांट्स की, एनिमल्स की जो बॉडी ग्रोथ करती है वो माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से होती है। यानी ग्रोथ के लिए जो डिवीजन चाहिए दैट इज़ माइटोसिस। उसके अलावा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब ये चीज़ें क्या हैं ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में आप सीख लेंगे। और ये भी किसकी वजह से होती है, माइटोसिस की वजह से होती है। और हीलिंग ऑफ वाउंड्स, अगर ज़ख्म हो जाता है, कहीं पर कट वट लग जाता है तो वहाँ से सेल्स जो थे उनकी डेथ हो गई, अब दोबारा से वहाँ से सेल बनकर जो हीलिंग होती है वो हीलिंग भी माइटोसिस डिवीजन से होती है। रिपेयरिंग जो होती है वो भी माइटोसिस की वजह से होती है। कहीं से कोई पार्ट कट हो गया, अब उसकी दोबारा बनना, दैट इज़ ऑल्सो माइटोटिक डिवीजन। अब आते हैं सेल डेथ की तरफ, यानी सेल की मौत की तरफ आते हैं। सेल मरता है, ठीक है, और इसका मरना बेनिफिशियल भी होता है। और सेल कभी कभार प्रोग्राम्ड होती है सेल की डेथ। अब किस तरीके से देखें, जब इंसान बन रहा, इंसान के हर ऑर्गेनिज्म जब बन रहा होता है तब उसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो पहले बनते हैं, बाद में जो होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की टेल, एम्ब्रियो में ह्यूमन की टेल का ख़त्म हो जाना, तो वो जो टेल ख़त्म हुई है वो सेल्स ख़त्म हुए हैं ना एक्चुअली, और वो सेल ख़त्म होना उनका दैट इज़ सेल डेथ। और ये हर इंसान के अंदर हो रही है, दैट मीन्स कि ये सेल डेथ जो वो प्रोग्राम्ड है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। हाँ, अगर एक्सीडेंटल कोई चीज़ कट जाती तो वहाँ पर भी सेल्स की डेथ हो गई, तो वो भी एक तरह से सेल डेथ ही है, लेकिन प्रोग्राम्ड भी होती है। तो इस तरीके से हम सेल की डेथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो प्रोग्राम्ड है, जो बेनिफिशियल है, और जो मतलब पता है कि होगी। ऐसे कि आशिकी 2 मूवी में जो हीरो अपने आप को, राहुल जेकर अपने आप को ना मार देता है, दैट इज़ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस या अपने आप को मार देना, ऑटोफेगी, सुसाइड कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एपोप्टोसिस सेल डेथ। इसमें ये प्रोग्राम्ड हुई हुई डेथ होती है, तो पता होता है कि मैं मर रहा हूँ, ठीक है, एक्सीडेंट से मरता सेल। नेक्रोसिस में सेल जो होता है वो एक्सीडेंटल मरता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मर जाता है, तो इसको हम एक्सीडेंटल सेल डेथ कहते हैं। जैसे किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ सेल्स का मर जाना, टॉक्सिन की वजह से मर जाना, ट्यूमर की वजह से मर जाना, सो दीज सेल डेथ्स आर नेक्रोसिस। मियोसिस पर आते हैं। अब ये दूसरी सेल डिवीजन की टाइप है, ठीक है। मियोसिस जो है वो, इसमें क्या होगा, जो पेरेंट सेल है जिसको डिवाइड होना है, ये पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा। अब होता है इसमें कि ये जो सेल है ना, अगर इसके अंदर टोटल 2 क्रोमोसोम थे, तो जो 4 बनेंगे ना सेल, उनके अंदर इसका हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा। इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है ना, तो इसके अंदर हाफ, यानी सॉरी ये मैंने 2 ही बना लिए, इसके अंदर सिर्फ 1 क्रोमोसोम आएगा, यानी हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। सो इस वजह से हम इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है जितना था उतना रहा नहीं है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। एनिमल्स में जो मियोसिस होती है वो होती है जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल गैमीट्स स्पर्म, फीमेल गैमीट्स एग्स, उनको प्रोड्यूस करते हैं जर्म सेल्स, और जर्म सेल्स में होने वाली डिवीजन मियोसिस होती है। इस तरीके से प्लांट्स में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर मदर सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मियोसिस है वो भी स्पोर मदर सेल्स में ही होगी। मियोसिस के स्टेप्स हैं, देखें जब मियोसिस होता है इसमें पहले एक सेल जो होता है ना वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक। उसके बाद ये जो 2 सेल्स अलग अलग बने हैं, ये दोनों सेल्स खुद को डिवाइड कर देंगे फर्दर 2 सेल्स में। यानी ओवरऑल क्या हुआ कि एक सेल डिवाइड होने से लास्ट में 4 डॉटर सेल्स बने हैं। अब ये जो एक सेल से 2 सेल्स बने हैं दैट इज़ कॉल्ड मियोसिस 1। और इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जितने इसके अंदर होंगे उसके हाफ इनके अंदर होंगे। यानी अगर इसके पास 2 क्रोमोसोम है तो एक जो है क्रोमोसोम यहाँ आएगा और एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ आ जाएगा। जब इससे 2 और क्रोमोसोम बनेंगे तो ये क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाएंगे यूँ। सो जो इस तरीके की डिवीज़न है इसको हम कहते हैं माइटोसिस।
तो अब हम पहले पढ़ते हैं कि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है, माइटोसिस नहीं मियोसिस कहेंगे इसको, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पर आते हैं। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसमें एक सेल से दो सेल्स बन रहे हैं और जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो फेज़ आता है अगेन दैट इज़ प्रोफेज़ 1। अब प्रोफेज़ 1 जो है ये थोड़ा जो बाकी प्रोफेज़ हमने पहले पढ़ा था उससे थोड़ा सा ये लंबा है, इसमें 5 स्टेप्स और शामिल हैं। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज आता है। इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ना वो लॉन्ग थिन बनते चले जाएंगे थ्रेड लाइक जिस स्ट्रक्चर, और उसको हम कहेंगे लेप्टोटीन। फिर क्या होगा, ये जो लेप्टोटीन है ये शॉर्टर होके क्रोमोसोम के शेप ले लेते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार नहीं बल्कि मियोसिस में ऐसा ही होता है कि दो क्रोमोसोम जो कि आपस में साइज़ के हवाले से, शेप के हवाले से और उनकी अरेंजमेंट के हवाले से, हर हवाले से जो है ना एक जैसे हों। ये देखें फॉर एग्जांपल ये, अब इनकी साइज़ और इनके जो क्रोमोसोम की सीक्वेंस होगी, सॉरी डीएनए की सीक्वेंस होगी, जीन्स की सीक्वेंस होगी, वो बिल्कुल जैसी होती है। होते दो अलग क्रोमोसोम है, एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया हुआ है। लेकिन क्या होगा कि अगर इस क्रोमोसोम में अगर टॉप पर आइज़ के कलर की जीन लगी हुई है ना, तो इस वाले क्रोमोसोम के टॉप पे भी आइज़ के कलर की ही जीन लगी हुई होगी। यानी बिल्कुल सीक्वेंस जो जीन्स की है ना वो एक जैसी होती है, लेकिन हाँ इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल मदर से जो आइज़ की जीन आई है वो ब्लू कलर की आई है, और जो फादर से आई है वो ब्लैक कलर की जीन आई है। यानी जीन्स जो है उनकी अलील्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन सीक्वेंस में साइज़ शेप हर हवाले से ये दोनों क्रोमोसोम अगर एक जैसे हैं तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे होते हैं ये बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेप है ना जाइगोटीन, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयर्ड हो जाते हैं। अब ये दोनों आपस में पेयर बना लेंगे। अब इस पेयरिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस, और इस पेयरिंग के बीच में जो फोर्सेस होंगे उनको कहते हैं साइनेप्टिक फोर्सेस। तो दो होमोलोगस पेयर जब आपस में एक ही उसमें अलाइन हुए हुए हैं तो इनके जो बन रहे हैं, तो देखो ये बायवैलेंट बनाएंगे। ये जो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इनको हम कहेंगे ये बायवैलेंट है। उसके बाद जो स्टेज है दैट इज़ पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा कि सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो पेयर हुए थे ना अब ये सेपरेट होंगे। जब ये सेपरेट होंगे तो कोई कोई ऐसी पॉइंट होगी जहाँ से ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले ये बिल्कुल यूं मिले हुए थे, एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम, लेकिन जब ये सेपरेट हुए हैं, ये एक क्रोमोसोम होमोलोगस आ गया, और मैं ब्लू से बना रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये दूसरा क्रोमोसोम है। तो फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से ना किसी एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। मेरी पेंटिंग बहुत ही ख़राब है, देखो इस पॉइंट से ये जुड़े हुए हैं। तो वो पॉइंट जहाँ से ये क्रोमोसोम, बाकी सारा अलग है, लेकिन वो पॉइंट जहाँ से ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अभी बाइंड हुए हैं उस पॉइंट को कहते हैं चियास्मेटा। चियास्मेटा, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रोनाउंसिएशन। खैर इस चियास्मेटा पे कांटेक्ट हुआ होता है इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम का। नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि ये आपस में ना जहाँ से जुड़े हुए हैं, जहाँ से कांटेक्ट है इनका, यहाँ से एक दूसरे को अपने अपने जो पोर्शन है ना, सेगमेंट जो है क्रोमोसोम के, वो एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसा होगा कि ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम मैं बना रही हूँ इसका कुछ हिस्सा जो है वो ग्रीन बन जाएगा। अब ये जो कुछ हिस्सा इसका ग्रीन बना है दैट मीन्स इसके अंदर जो है ना ग्रीन क्रोमोसोम का कुछ पार्ट आ गया, और ये जो ग्रीन होगा इसके कुछ हिस्से ब्लू क्रोमोसोम आ गया। वैसे ये ग्रीन ब्लू मैं बना रही हूँ, इस तरीके से होते नहीं है, बस आपको समझाने की खातिर बना रही हूँ। अब देखिए इसमें ब्लू का कुछ पार्ट आ गया, यानी ये इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया सेगमेंट्स को। आप इसमें देख सकते हो, जूम्ड पिक्चर में दिखा दूँ, ये देखें आप, ब्लू क्रोमोसोम में कुछ स्काई ब्लू एंड ब्लू क्रोमोसोम से आपको दिखाया गया है कि ये पूरा देखो पहले ब्लू और स्काई ब्लू है, लेकिन इस पे आप देखो क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है। यानी स्काई ब्लू में थोड़ा सा ब्लू का पोर्शन आ गया और ब्लू में थोड़ा सा स्काई ब्लू का पोर्शन आ गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये डिप्लोटीन स्टेज में होती है, यानी एक्सचेंज हो जाती है सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की। फिर स्टार्ट होता है डाइकाइनेसिस। ये पूरा 5 स्टेप का प्रोफेज ही चल रहा है। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई जो है वो गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, और जो चियास्मेटा यानी जो कांटेक्ट था ना क्रोमोसोम के बीच में हुआ, ये देखें ये रहा कांटेक्ट,
तो ये जहाँ से कांटेक्ट हुआ हुआ है, ये अब कांटेक्ट यहाँ से मूव करता 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 बिल्कुल एंड से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी मूवमेंट की, चियास्मेटा की मूवमेंट जो सेंट्रोमियर से होती हुई बिल्कुल एंड तक जाएगी, इस मूवमेंट को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। और टर्मिनलाइजेशन कौन से स्टेज में हो रही है? डायकाइनेसिस में, ये याद रखना है। अब बाकी का जो स्टेज है ना, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है। आप इसमें देख सकते हो कि ये देखें मेटाफेज है जिसमें फिर से एक अरेंजमेंट सी बनी हुई है, क्रोमोसोम एक ही पार्ट पर आ गए। फिर एनाफेज में इनकी सेपरेशन हो रही है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है ना कॉन्स्ट्रिक्शन से अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बात जो यहाँ पर देखनी है वो ये है कि जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो क्रोमोसोम जो है ना उसके क्रोमेटिड अलग हुए थे एनाफेज में, यानी एक क्रोमेटिड यूँ गया, एक क्रोमेटिड ऊपर की तरफ चला गया, तो इस तरीके से क्रोमेटिड अलग हुए थे। यहाँ पर पूरे के पूरे क्रोमोसोम जा रहे हैं। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो एक क्रोमोसोम एक सेल में गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला गया, यानी पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होके जा रहे हैं। ठीक, तो देखें अब इसमें क्या होगा, पहले 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन जो नए 2 सेल बने इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है। अब ये जो 2 नए सेल बने वो ये रहे। अब इनकी फर्दर क्या होगी, डिवीजन होगी। ये रहा प्रोफेज, मेटाफेज में वापस से इनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, एनाफेज में दोबारा सेपरेशन हो रही है और टीलोफेज में सेपरेशन होने के बाद इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये पूरा एक मियोसिस का फेज़ है। मियोसिस 1 में 2 सेल बने, मियोसिस 2 में ये बने 4 सेल बने। मियोसिस 2 जो है वो एज इट इज़ बिल्कुल उसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। ओके, ऑफ मियोसिस को भी थोड़ा देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ये है मियोसिस की कि क्रोमोसोम नंबर जो है ना वो कांस्टेंट रहता है। देखें हमने पढ़ा है कि एक सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो का करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन डी है, सेपरेशन ऑफ सेंट्रियोल। सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बाय विच सेल कमिट सुसाइड। सेल सुसाइड करता है किसमें? एपोप्टोसिस में सेल सुसाइड करता है। नेक्रोसिस में तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो जाती है। ओके, और इस एमसीक्यूज़ में देखते हैं, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस। मियोसिस के से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मेंटेन क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर जो मेंटेन रहता है वो मियोसिस की वजह से रहता है। रिड्यूसेस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम टू हाफ, ये भी मियोसिस में होता है कि हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम। टेक्स प्लेस इन जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस गैमेट्स। यस, ये भी करेक्ट है क्योंकि मियोसिस जर्म सेल्स में होती है गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमेटिक सेल, देखिए सोमेटिक सेल जो होते हैं वो कभी भी मियोसिस से प्रोड्यूस नहीं होते। अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स, और ये जो स्पोर मदर सेल में डिवीजन होती है वो हमेशा मियोसिस ही होगी। स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच क्रोमेटिड्स रीच द पोल एंड देयर मूवमेंट सीजेस। ये तो लास्ट फेज होता है, टीलोफेज, जिसमें मूवमेंट खत्म हो जाती है और क्रोमेटिड पहुंच जाते हैं अपने अपने पोल्स की तरफ। स्टेज ऑफ मियोसिस इन विच सेंट्रोमियर शॉर्टन एंड द पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर पुल्ड अवे। पुलिंग जो होती है ना वो स्टार्ट एनाफेज में होती है। फिनोमिना इन विच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट। फेल्यूर इन सेपरेशन हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं उसको। सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड MCQ सॉल्व करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।